हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर 1 बायोलॉजी को चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले इस चैप्टर में हम बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन कुछ बेसिक जानकारी हम दे देंगे। इसके बाद इसका जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो पहले चलिए समझते हैं कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी की हिंदी हो गया जीव विज्ञान। कहता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो अब कहता है यहाँ पर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है दो टर्म से बना है, यानी कि दो शब्द से बना है, बायो प्लस लॉजिस। तो यहाँ पर बायो का मतलब हो गया लाइफ और लॉजिस का मतलब हो गया टू स्टडी करना। तो लाइफ से बनता है जीवन और स्टडी से बनता है अध्ययन। इसका मतलब हुआ जिसमें जीवन का अध्ययन, क्या बोले, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, ये जीव विज्ञान कहलाएगा। क्या बोले, फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायो दो शब्द से बना है, बायो प्लस लॉजिस। और बायो से बना लाइफ, और लाइफ से क्या बनता है, जीवन। और लॉजिस से बनता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब हुआ अध्ययन। जिसमें जीवन का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान कहेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो 1801 में ईस्वी में कहाँ के, फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है लेमार्क, और एक थे जर्मनिक वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस। तो क्या कहते, इन्होंने ही दोनों मिल के 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान शब्द के जनक, जिसको हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के पिता किसे कहेंगे। तो बायोलॉजी के जो पिता, यानी कि जीव विज्ञान के जनक और पिता जो कहा जाता है, अरस्तु को इंग्लिश में बोलेंगे तो अरिस्टोटल को कहा जाता है। तो अरिस्टोटल को ही क्यों, क्योंकि अरिस्टोटल ने जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्या कहते कार्य किए थे, बहुत जीव विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब कहता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में पढ़ते क्या हैं। बायोलॉजी के भी बहुत सारा पार्ट है, लेकिन इस पार्ट में यानी कि दो पार्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम जूलॉजी बोलते हैं, और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं। तो जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, यानी कि जीव जंतु का अगर अध्ययन करेंगे तो जंतु विज्ञान, और पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान। तब क्वेश्चन कहता है कि जंतु विज्ञान के जनक इसका कौन है। तो अगर इसका जनक बोलेंगे तो हम अरस्तु को बोलेंगे, यानी कि अरिस्टोटल को बोलेंगे। अगर इसका हम जनक बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलेंगे, तो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। उम्मीद है ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। तो पहला चैप्टर है, इसमें क्या, लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले बारीकी से हम समझते जाते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं। पहला आता है कि जैव प्रक्रम, कहता है वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि इससे कहने का मतलब हुआ, इसमें कोई जीव है जिससे क्या एक अनुरक्षण, पहला बात क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक प्रक्रम में। प्रक्रम मतलब यानी कि एक सीक्वेंस तरीके से क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होगा। अगर हम जीवों का अगर अनुरक्षण नहीं करेंगे, अगर उसका हम सुरक्षा नहीं देंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक तरह का वो विलुप्त होते जाएगा। यानी कि उसी तरह का एक अनुरक्षण करना चाहिए, उसके हमको उनकी सुरक्षा प्रदान भी करना चाहिए। तो कैसा करना, एक सीक्वेंस होना चाहिए। कोई भी जीव जंतु जो आगे की जो पीढ़ी जो बढ़ती है
ये आगे जो उसका जो पीढ़ी बढ़ रही है किसके द्वारा, एक प्रक्रम के द्वारा, बल्कि एक सीक्वेंस के तरह के एक लगातार रूप से क्या कर रही है, वो बढ़ रही है। तो उसे क्या कहेंगे हम, जब प्रक्रम, यानी कि जिसमें जीवों का क्या करते हैं, अनुरक्षण होता है, उसी हम क्या कहेंगे हम, जब प्रक्रम। अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे पोषण, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे। जीवों में जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहेंगे। यानी कि सिंपल सी कहने के मतलब हुआ कि हमको क्या चाहिए, किसी भी काम करना है तो सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, हमको ऊर्जा। अगर हमको पढ़ना है तो उसमें भी क्या ऊर्जा की खपत होती है, लिखना तो उसमें भी ऊर्जा खपत है, ये कोई भी अगर अन्य काम भी कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ता है, हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा हमको मिलता कहाँ से है, तो ऊर्जा जो हमको मिलता है किससे मिलता है, हमको भोजन करने से मिलता है। तो भोजन किए तो उसी से हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे ऊर्जा मिलेगा। जिस जो भोजन करने का जो ऊर्जा मिला उस भोजन को ही क्या कह देंगे यहाँ पे हम, पोषण। तो सबसे पहला बात होगा पोषण प्राप्त करने के लिए हमको क्या करेंगे, भोजन करेंगे। अब भोजन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमको ऊर्जा। और उस ऊर्जा को क्या करते हैं, हम किसी भी काम करने में खपत करते हैं। तो यह इसका दूसरे भाषा में इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं। कहते वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते उसका पोषण करा। तो वही बोले जो हम लोग भोजन किए, उसका उपयोग किए, उसी उपयोग करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, पोषण। पोषण जो यानी ऊर्जा जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, हम पोषण कहेंगे। तो अब कहता है पोषण के विधि। कहता है जीवों में पोषण मुख्य 2 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन, पहला होता है स्वपोषण ऑटोट्रोफिक, दूसरा आता है परपोषण हेट्रोट्रोफिक। अब कहता है स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद बनाता है स्वपोषण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा किसी जीवों पर निर्भर ना के वो खुद ही अपना भोजन बना लेता है। तो भोजन कैसे बनाता है, क्योंकि पेड़ पौधे के पास क्या था, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो अब क्या आता है, क्लोरोफिल उपस्थित हुआ, इसके बाद क्या सूर्य से प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और जब प्रकाश संश्लेषण कर लेगा तो वो क्या था, पौधा अपना भोजन बना लेता है। जब भोजन बना लेता है तो इसीलिए क्या कहते हैं वो, इसलिए स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो अपना भोजन खुद ही बना लिया। तो इसीलिए पेड़ पौधा को स्वपोषी कहा जाता है। अगर वो किसी दूसरे पर अगर आश्रित होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम परपोषण। लेकिन किसी पर आश्रित नहीं था इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्वपोषण। अब दूसरा कहता है परपोषण हेट्रोट्रोफिक। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहलाता है। तो जैसे आदमी, तो आदमी क्या करता है, अपने से भोजन बनाता है नहीं, वो किसी न किसी अन्य जीवों पर क्या करते, वो निर्भर रहता है। तो हम लोग अब तो हम बोल सकते हैं सर हम तो अपने से खाना बना लेते हैं, तो हम क्या स्वपोषी नहीं हुए, नहीं। हम वो खाना बनाना वो अलग बात हुआ, लेकिन खाना यहाँ नहीं बनाते। जो अपने से खुद जो बना ले, तो हम लोग किसी न किसी आश्रित हैं। जैसे हम लोग अपने क्या था पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं, या छोटे छोटे जीव जंतुओं पर भी आश्रित रहते हैं। हम किसी न किसी रूप में आश्रित रहते हैं, अपने से नहीं बनाते हैं। तो हम अपने अगर दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तब उसको हम बोल देंगे क्या, हम पर पोषण बोल देंगे। जैसे आदमी भी है क्या परपोषण है, जानवर भी क्या था, कोई भी अगर जानवर ले लीजिए वो क्या है परपोषण है। जैसे शेर भी है क्या परपोषण भी है। जैसे ये गाय भैंस ये सारा क्या है परपोषण है, क्योंकि हम गाय भैंस में क्या हम लोग खाना देते हैं तो उन्हें क्या अपना भोजन करता है। पक्षी भी क्या है
प्रपोषण है। जैसे पक्षी भी क्या आता है, अपना भोजन करने के लिए क्या आता है, इधर उधर घूमते हैं ना, दाना के लिए घूमते हैं, तो किसी न किसी रूप में अगर उसको दाना नहीं मिलेगा तो वो भूखे रह जाएंगे। इसी कारण से क्या, तो किसी न किसी रूप में निर्भर हुआ। जब निर्भर हुआ मतलब क्या होगा, वो अगर निर्भर हुआ तो मतलब क्या होगा, वो प्रपोषण हो गया। चलिए अब कहता है प्रपोषण के प्रकार। तो प्रपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो चलिए एक एक करके हम समझते जाते हैं कि मृतजीवी किसे कहते हैं। पहला, ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। जैसे अगर कोई जानवर डेड हो गया, डेड होने के बाद उसे क्या करते हैं, हम कहीं फेंक देते हैं। फेंकने के बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या आता है, वो खत्म हो जाता है, उस जगह से क्या आता है, विलुप्त हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या बहुत सारा क्या था, ढेर सारा बैक्टीरिया, वायरस क्या तो वहाँ पनपने लगता है। और उस पनपने के कारण से क्या, तो वो जो जीव, मरे हुए जीव था, उसको क्या करता है, खा के ख़त्म करता है। जब यानी कि मृत जीव को खा के ख़त्म कर दिया कवक, बैक्टीरिया, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, हम मृत जीवी कहेंगे। चलिए हम दूसरा समझते हैं, परजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहलाता है। तो अब कहता है इसमें कोई प्राणी जो होगा अपने रूप से क्या भोजन तो करेगा ही, लेकिन कैसे करेगा भोजन, दूसरे के रूप में संपर्क में रहकर, दूसरे के प्राणी के क्या चाहिए, संपर्क में रह के अस्थायी रूप से कर दे या अस्थायी रूप से अपने भोजन कर दे, तो ऐसे बोलेंगे क्या, हम परजीवी करें। जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या, ये भी एक प्रकार का एक पौधा है, लेकिन ये कैसा है, तो परजीवी है। तो अब देखेंगे बहुत सारा कि कोई बड़ा सा कोई पेड़ होता है, उसके ऊपर एक कुछ न कुछ एक लत्तीदार क्या तल पौधा उसके ऊपर उग जाता है। तो उग जाता है वो लत्तीदार पौधा जो उग जाता है वो क्या है, अमरबेल है। अब वो क्या आता है, जैसे बहुत ज़्यादा उग जाता है तो एक तो क्या करता है, उस पौधे को फिर खुद क्या है, वो नुकसान पहुंचाने लगता है। तो कौन, अमरबेल। तो उसी प्रकार अमरबेल हो गया, गुलकिर्मी हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, ये सारे क्या हैं, परजीवी हैं। चलिए अगला हम समझते हैं, प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहलाता है। तो इसमें कैसा होगा भोजन, जो अपना कोई भी प्राणी जो होगा, जो कोई भी जीव होगा, कोई भी जंतु जो होगा, भोजन कैसा करना, ठोस या तरल, जिसको बोलते हैं लिक्विड के रूप में अगर भोजन ग्रहण करेगा, तो ऐसे जीव जंतु को तो क्या कहेंगे हम, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मानव यानी कि मनुष्य, ये क्या था, ये प्राणी संपोषण है। मेढक, ये भी क्या था, प्राणी संपोषण है। अमीबा, अमीबा क्या है, एक प्राणी संपोषण है। चलिए हम आगे भी हम समझते हैं। अब कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसके समीकरण को लिखें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। इसको क्या करना है, इसको समझना, अच्छी तरह से समझना है। कहता है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यह कहा जाता है। अब कहता है पौधा अपना भोजन जो निर्माण करता है उसकी प्रक्रिया को, उनको प्रोसेस को, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन को बनाया, तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जैसे पौधा को अपना भोजन जो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा चलिए नीचे हम समझते हैं, थोड़ा सा इसके बाद ऊपर का आएंगे। तो पौधा के पास क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से क्या अवशोषित कर लेता है, जल और खनिज लवण। और
और क्या सूर्य से क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश, और इसके बाद खुद के पास क्या होता है, पर्णरहित होता है। और इस सब होने के मौजूद के कारण से क्या था, पौधा अपना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। अब प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या, तो वो भोजन का निर्माण कर लेता है। जब भोजन का निर्माण कर लेगा तो उसी लिए क्या कहेगा, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उनके जो प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण हुआ, उस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, CO2 प्लस H2O, तो इधर क्या निर्माण हो गया, ग्लूकोज C6H12O6, इसके बाद O2 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ 6 क्या दिया है, यहाँ 6, यहाँ 12 जो है, इसको बैलेंस करके हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 कार्बन था, तो यहाँ 6 कार्बन दिए। यहाँ पर कितना था, यहाँ 6 दूनी 12 हाइड्रोजन था, इसलिए यहाँ कहता है ये 12 से यहाँ गुना कर दे ताकि 12 हाइड्रोजन पूर्जा यानी 12 दूनी 24। यहाँ पर क्या, 12 और यहाँ कितना, 12, टोटल कितना होगा 24, यानी कि ये बैलेंस करके हम टोटल लिखे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब वहाँ क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए पदार्थों के नाम लिखे। तो कितना होगा, तो 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन पड़ती है, तो पहला पड़ती है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल और खनिज, चौथा आता है सूर्य का प्रकाश। अब चलिए इसको हम याद करते हैं, कैसे हम याद रखेंगे। चलिए कोई एक पौधा है, मान लीजिए कोई क्या है, एक पौधा है। इस पौधे के द्वारा क्या होता है, ये नीचे क्या है, एक जड़ है। तो नीचे से जड़ से यानी कि जड़ मतलब नीचे कहाँ रहता है, जमीन में। तो जमीन में क्या आता है, उस जमीन के अंदर भी क्या आता है, ये जल होते हैं और खनिज लवण होती है। तो इसका मतलब जड़ से क्या ले लेगा, जल और खनिज लवण ले लेगा। और मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ सन, तो सन से यानी कि सूर्य से क्या लेगा, सूर्य प्रकाश ले लेगा। लेकिन यहाँ पर ये पौधा कहाँ, वातावरण में खड़ी है, यानी कि वायुमंडल में खड़ी है। अब वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वातावरण से क्या ले लेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन खुद के पास क्या आता है, ये पत्तियाँ होते हैं ना, तो पत्तियों के पास क्या होती है, पर्णहरित या क्लोरोफिल पाई जाती है। तो इस 4 चीज़ों की ही जरूरत पड़ती है। क्या बोले, पत्तियों पास रहता क्या, क्लोरोफिल, यानी खुद के पास क्या है, क्लोरोफिल। जड़ से क्या ले लिया, जल और खनिज, और ऊपर से क्या आ गया, सूर्य का प्रकाश। अब वायुमंडल से क्या लेना, वातावरण से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि 4 चीज़ों का ही जरूरत पड़ता है। इस चारों चीज़ों का याद रखना है। चलिए अब कहता है सजीवों के लक्षणों को लिखें। यानी कि सजीव का लक्षण क्या क्या, यानी कि सजीव हम कहलाएंगे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रहेगा तो हम सजीव कहेंगे, नहीं तो अन्यथा उसको सजीव हम नहीं कहेंगे। तो पहला पॉइंट आता है पोषण। तो सजीवों को पहला लक्षण क्या है, पोषण। तो पोषण किससे कहेंगे, जो हम लोग जो भोजन किए, अब भोजन करने के बाद क्या मिला हमको, ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को हम क्या बोल देते थे, तो पोषण बोल दिए थे हम, पोषण। ऊपर में थोड़ा सा भी पढ़े थे तुरंत। अब कहता है यहाँ पर शोषण। तो कहता है जितने भी जीव जंतु हैं उसको सारे की चीज़ों को क्या आता है, उसको शोषण की जरूरत पड़ता है। चाहे मानव हो, चाहे छोटे छोटे कोई भी जीव जंतु हो, तो उसको क्या आता है, शोषण का जरूरत पड़ता है। तो शोषण किससे कहेंगे, तो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहेंगे हम, शोषण कहेंगे। अब कहता है तीसरा पॉइंट आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है अपने शरीरों से हानिकारक पदार्थों को निकालना ही क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। तो अब कहता है कि मानव में कि उत्सर्जन यानी कि आदमी में जो है उत्सर्जन क्या क्या करता है। तो आदमी भी उत्सर्जन होता है। तो सर जी क्या उत्सर्जन होता है, तो हम लोग जो भोजन किए, भोजन करने के बाद क्या कर हमको पाचन हो जाता है। अब पाचन करने के बाद क्या होता है, जो भी शरीर में विटामिन, खनिज, पोषक तत्व को जरूरत पड़ता है वो अपनी ओर रख लेता है। इसके बाद क्या करता है, लैट्रिन के रूप में जिसको बोलते हैं मल द्वार के द्वारा शरीर से क्या करते हैं, वो बाहर निकलता है। वो क्या हमारे उत्सर्जन का तो ही काम हुआ, यानी कि वो हानिकारक ही मेरे लिए तो हुआ। अब दूसरी बात क्या था, पेशाब भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो उसको भी क्या हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, वो भी क्या उत्सर्जन का काम हुआ। लेकिन पेड़ पौधा भी क्या था, पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन का काम होता है। तो पेड़ पौधे में क्या उत्सर्जन का काम होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो पेड़ पौधे में देखिए होंगे सूखी पत्तियाँ, सूखी लकड़ियाँ, तो वो क्या था कुछ दिन के बाद क्या धीरे धीरे वो गिर जाते, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन हुआ। नहीं तो अब चलिए देखे होंगे बहुत सारा पेड़ पौधे में क्या था, एक दूध के रूप में या बहुत सारे में देखेंगे लट्ठा जिसको हम गम बोलते हैं, उससे क्या होता है पेड़ पौधे से क्या होता है वो धीरे धीरे पसीज के क्या करता है निकलने लगता है। तो उसके लिए वो क्या हो जाए यहाँ पे उत्सर्जन का
काम करता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया उत्सर्जन। अब कहता है जनन। तो जनन का मतलब होता है जन्म देना। तो जन्म देना कैसा? तो अपने जैसा। तो अपने जैसा ही जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोई भी जीव जंतु हो वो अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे एक मानव है तो एक मानव का जन्म देगा, यानी कि आदमी है तो आदमी का जन्म देगा। जैसे अब क्या है जानवर, तो जो जानवर में गाय, तो गाय अपने ही प्रजाति को जन्म देती है। घोड़ा, तो घोड़ा ही अपने क्या है प्रजाति को जन्म देता है। या कोई पक्षी है तो अपने ही प्रजाति क्या करता है वो जन्म दे देगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अपने जैसा संतानों की उत्पत्ति करना ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। उम्मीद है ये चारों पॉइंट क्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? स्वपोषी पौधे क्यों? स्वपोषी, स्वयं मतलब स्वयं, पोषी मतलब भोजन, जो अपने आप को क्या करता है भोजन करने की क्षमता होता है। चलिए पढ़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिससे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। हम अभी तुरंत पीछे बता दें प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको बताए थे। और यह अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या था, पौधा अपना भोजन खुद ही बना लेता है। जब खुद बना लेगा इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम? स्वपोषी कहेंगे। अगला आता है अमीबा। यह क्या है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। कैसा है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। इसका पूछेगा ये और क्या होता है? ये एक कोशिकीय होता है। और ये क्या था आकार में पूछेगा तो कैसा आता है? और निश्चित आकार का होता है। कैसा? एक कोशिकीय। और कैसा? और निश्चित आकार का। अब आप क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि के द्वारा करता है। लेकिन सेम उसी प्रकार कैसा होगा? पैरामीशियम पूछेगा। तो पैरामीशियम क्या था? ये भी क्या है? एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। और इसका आकार क्या होगा? निश्चित आकार का होगा। लेकिन अमीबा को यहाँ पूछ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? और निश्चित। लेकिन इसका पूछ रहा है तो यहाँ पे निश्चित आकार का होगा। लेकिन दोनों कैसा होता है? तो एक कोशिकीय, अमीबा भी एक कोशिकीय और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय। लेकिन अब पूछेगा पैरामीशियम दिखता कैसा है? तो ये जो हम लोग चप्पल पहनते हैं जिसको बोलते हैं स्लीपर, तो पैरामीशियम जो है उसी आकार का क्या करता है ये दिखने में लगता है। उम्मीद है ये सारे जितने पॉइंट बताए हैं आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। अगला जो है अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाचन चैप्टर है, तो इसको हम क्या कर देंगे हम बहुत ही सरल तरीके से अगले वीडियो हम क्या कर देंगे आपको हम समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों को साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।